सबसे पहले तो भाई आप सबका स्वागत है यहाँ पे। स्वागत, क्योंकि आपका पीसी जो है लौट आया है, अभी ब्रांड न्यू आपका लिया गया है और अभी से आपकी स्टार्टिंग जो है एक तरीके से कर दी गई है। अब मैं इस सीरीज को ये कहता हूँ कि भाई 37वां वीडियो है ये आउट ऑफ 48। जब तक मैं 48 पे नहीं पहुंचूंगा ना, इस वीडियो जो ये सीरीज है ना आपकी, इसको जब तक मैं कंप्लीट नहीं कर लूंगा ना भाई, मैंने सांस नहीं लेना है अब, ठीक है। क्योंकि ये सीरीज बहुत ज्यादा लंबे समय तक, मतलब 6 महीने से भी ज्यादा का समय इस सीरीज में मैंने ले लिया, ठीक है। उसके लिए माफी एक तरीके से आप मुझे दे देंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन इसमें मेरा दोष भी नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि आप ये बोल सकते हो कि प्राकृतिक जो है घटनाएं कई बार आपके साथ होती रहती है, तो उसमें आप जो है कोई मतलब ज्यादा आपका दोष भी नहीं माना जा सकता है ना। तो 37वां वीडियो रहेगा ये। टोटल 48 में से, शिफ्ट में से हम पहुंच चुके हैं 23 सितंबर 2024 तक, सॉरी 25 तक की शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। 26 में अभी सीजीएल आपका आने वाला है, तो उससे पहले आपके ये मैंने सारे करवा देने हैं। उसके बाद मैंने CHSL की बात करनी है, फिर MTS की भी बात करनी है। तो ये 2 एग्जाम और हमारे बाकी बाकी आप बीच में कहोगे जो वो भी कोशिश कर लेंगे, लेकिन यही थोड़ा सा रुक के एक तरीके से खड़ा हो रहा है, तो भाई दिक्कत है ही, है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दूसरी और अगली बात क्या हो गई है, एक और मिस फॉर्चून हो चुकी है। क्या हो चुकी है भैया? ये हो चुकी है भाई हमारी क्या, 15 सितंबर 2025 तक की ये शिफ्ट है। मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, ये 15 सितंबर 2025 तक की थर्ड शिफ्ट तक का है। अच्छा, उससे लेके जो 23 सितंबर तक की शिफ्ट है ना, 16 से लेके 23 तक की, इसका हमारे पास फॉर्मेट ही नहीं बचा। ये तो ये सोच लो आप, इतनी बच गई, ये भी काफी है। मतलब मैंने एक दिन क्या किया था, पेन ड्राइव में इनको डाल दिया था, तो बच गए भाई ये, ठीक है। फॉर्मेट भी सेम रहेगा, सारी चीजें सेम रहेंगी, मतलब एक जैसे। ये चीज थोड़ी सी एक पॉजिटिव में गिन सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट शिफ्ट को, ठीक है। ओके, देखो भाई, स्टार्ट करो 24 सितंबर की पहली शिफ्ट को, और क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट एनी डिले शुरू कर दो बस, नहीं तो फिर टाइम तो भैया ऐसे ही लगता रहता है। अच्छा, देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है वॉइस का, ठीक है। ये भी हमने डिसाइड करना है कि वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। द चिल्ड्रन विल फिनिश देयर होमवर्क बाय डिनर टाइम। बाय डिनर टाइम दे दिया और विल फिनिश कह दिया, तो भाई चलो कोई नहीं, कर देंगे। ये हमारा एक्टिव वॉइस ही है, इस बाय को देख के आप ये मत समझ लेना। तो हम क्या कर देंगे, देयर होमवर्क को हम जो है क्या करते हैं, चलो अटैक करते हैं सीधा चीज पे। देयर होमवर्क तो जो है आपका रहेगा ही। अच्छा, विल और शेल, विल और शेल, उसके बाद आपका बी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आपकी फिनिश है ना, वो फिनिश्ड हो जाएगी। तो आपको आंसर तो जो है मिल ही गया होगा आपको, है ना। ऑप्शन नंबर ए में जो आपका दे रखा है ना, वो सही दे रखा है, विल बी फिनिश्ड बाय द चिल्ड्रन बाय डिनर टाइम, ठीक है। डिनर टाइम तक, ये प्रेपोजिशन के फॉर्म में है तो ये भी प्रेपोजिशन है, ये वॉइस के लिए है, ये आपका इसमें दिया गया था क्वेश्चन में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये आपका फिलअप है। फिलअप में क्या करना है, आप लोगों ने स्पेलिंग भरनी है आपने, और करेक्ट स्पेलिंग भरनी है। द लॉयर प्रेजेंटेड अ डैश आर्ग्यूमेंट सपोर्टेड बाय एविडेंस एंड लॉजिक। तो उसने, लॉयर ने प्रेजेंट करा एक परसुएसिव। अच्छा, परसुएसिव का जो है सही स्पेलिंग, देखो इसको तो वैसे भी काटते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं। परसुएसिव का स्पेलिंग ये जो है आपका बिल्कुल गलत हो जाता है, ये भी आपका जो है गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है, जो स्पेलिंग दे रखा है ना परसुएसिव का, तो वो जो है आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। भाई मैं लगातार प्रमोट करता आ रहा हूँ ब्लैक बुक की सीरीज को। वो कैब अगर आपको करनी है तो ब्लैक बुक के पास जाओ, और ग्रामर आपको करनी है तो लूसेंट के पास जाओ। दोनों सीरीज हमने शुरू कर रखी हैं, हमारी करवाई हुई तो हम प्रमोट कर ही सकते हैं ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिवाइडेड कर रखे हैं पार्ट्स में, कोरेंट ऑर्डर में, कुछ एरर भी हो सकती है एक में इनमें से। अच्छा, सेलेक्ट करो वो पार्ट जिसमें एरर हो सकती है ऑप्शंस में, ठीक है। चलो, अच्छा ये तो वो है, मतलब पैराजंबल वाला क्वेश्चन है, इसमें डिवाइडेड बाय एरर कंटेन्स, ये कैसे लिख रखा है। चलो कोई नहीं, आप ऑप्शंस को या क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करो, इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखो,
एज अ रिजल्ट, अब एज अ रिजल्ट इसमें आ गया ना तो ये पहले नंबर पे तो हो नहीं सकता, लेकिन सेंटेंस को जरूर पढ़ लो एक बार। एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, अच्छा, रिसोर्सेज हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन रिसेंट ईयर्स। एज अ रिजल्ट आया तो ये पहले नंबर पे नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन किसी में दे रखा हो पहला तो आप काट सकते हो। ऑप्शन नंबर डी जो है ना आप वो हटा सकते हो, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। सॉरी, बी, बी वाला ऑप्शन हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अगला, द एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स का एक्सेसिव यूज की बात कर रखी है और ये लेड करता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को और ग्लोबल वार्मिंग को लेके आता है, तो इसलिए मेरा दूसरा भी जो है पहले नंबर पे नहीं हो सकता, शायद दूसरा भी नहीं हो सकता। चलो देखते हैं, हो भी सकता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज या सोर्सेज लाइक सोलर सिस्टम और विंड पावर जो है, सोलर और जो विंड पावर है वो एडोप्टेड किए जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड एज ए क्लीनर अल्टरनेटिव। ये भी मेरा पहले नंबर पे नहीं जाएगा, तीसरा भी वैसे भी नहीं दे रखा। गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज में, नहीं भाई, मेरा दूसरा ही पहले नंबर पे, मेरा दूसरा ही पहला सेंटेंस है, मेरा दूसरा जो है ना वो पहला सेंटेंस है। इसमें एक्सेसिव यूज है किसका, फॉसिल फ्यूल्स का, जो जीवाश्म ईंधनों का जो ज्यादा यूज है ना उससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इसलिए मैं क्या कर देता हूं, ऑप्शन नंबर 4 को भी मैं काट देता हूं। दूसरे के बाद पहला मेरा आ रहा है, यहाँ पे भी पहला आ रहा है, दूसरे के बाद पहला। एज अ रिजल्ट, रिजल्ट क्या निकल रहा है, डिमांड बढ़ रही है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की और वो बढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंटली पिछले कुछ सालों में। अब तीसरा मेरा या तो तीसरा है या चौथा है, तो ऑप्शन अगर चौथा पहले आता है तो ऑप्शन एक आंसर है और तीसरा पहले आता है तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अच्छा रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात छेड़ दी ना, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 ही मेरा 3 है, 4 ही मेरा 4 है, तो ये मैं पहला काट देता हूं, ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे सोलर और विंड पावर जो हो गए वो अभी अडॉप्ट करे जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड क्लीनर अल्टरनेटिव के रूप में, और गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से सस्टेनेबल एनर्जी जो टेक्नोलॉजीज नई नई बन के आ रही हैं उनके अंदर। अगला भी सेम क्वेश्चन है, चलो फिर इसको भी देख लो। ये ऑप्शंस और ये सारी चीजें सेट हो गई हैं हमारी यहाँ पे, तो इसी तरीके से हम इसको ले लेते हैं। देखना एक बार, हाईलाइटर उठा के लेके आते हैं भाई। दिस इनेबल्स लिख रखा है तो मेरा ये पहला नंबर पे नहीं हो सकता। मशीन्स को इनेबल करता है ये लर्न करने में डेटा विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्राम, बिना एक्सप्लिसिट प्रोग्राम के। मशीन लर्निंग ये मेरा पहले नंबर पे है, मेरा दूसरा पहले नंबर पे है, दूसरा पहले नंबर पे है, इसको भी काट दूं, इसको भी काट दूं। ठीक है। अच्छा, फिर मैं कौन से के साथ जाऊं, चलो देख लेते हैं। ये एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रैपिडली गेन कर रहा है प्रोमिनेंस के साथ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एल्गोरिदम्स जो है वो ट्रेन किए जा रहे हैं वास्ट डेटा सेट्स के साथ, रिकग्नाइज करने के लिए पैटर्न्स और बनाने के लिए प्रेडिक्शंस। कॉन्सिक्वेंटली इसके साथ साथ जो है ये भी पाया जाता है कि जो एप्लीकेशंस हैं वो डाइवर्स फील्ड्स में, जो हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस हो गया, उनमें भी जो है उन एप्लीकेशंस को एक तरीके से क्या किया जाता है, यूज एक तरीके से किया जाता है। तो दूसरा मेरा पहले नंबर पे है, तो मैं ऑप्शन नंबर 1 और 2 में से एक के साथ जा सकता हूं। दूसरे के साथ पहले पे जोड़ना, ये डेटाबेस है, ये डेटाबेस जुड़ नहीं रहा तो मेरा पहला भी काट दो, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। अब जोड़ दो, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद पहला, पहले चौथे के बाद पहले के बाद चौथा। अब देखो, मशीन लर्निंग जो है वो सेट बना रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रैपिडली गेन कर रहा है प्रोमिनेंस। उसके बाद जो एल्गोरिदम्स है ना वो ट्रेन कर रहे हैं वोस्ट डेटाबेस को, रिकग्नाइज कर रहे हैं पैटर्न्स को और बना रहे हैं प्रेडिक्शंस। प्रेडिक्शन बनाने के बाद जो ये इनेबल क्या करते हैं, ये जो मैकेनिक्स होते हैं, ये जो मैकेनिज्म जो डेवलप करते हैं वो लर्न करने में मदद करते हैं डेटा को बिना एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के, और फिर इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इससे एप्लीकेशंस जो है डाइवर्स फील्ड्स में यूज किए जा सकते हैं, हेल्थ केयर से लेके फाइनेंस तक। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही तरीका है इसको सॉल्व करने का। अगला मेरा क्वेश्चन क्या आया, पांचवा, ये कहता है कि एंटोनियम बता दो डेलिब्रेट के लिए। डेलिब्रेट जो है मेरी वर्ब हो जाएगी, डेलिब्रेटेड, डेलिब्रेटेड इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म मेरा हो जाता है, और डेलिब्रेट का मतलब होता है कमजोर करना, कमजोर करना, कम करना। ठीक है। क्षीण करना,
क्षीण करना, ये सब मतलब आप बता देना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। प्लीडिंग, प्लीडलिंग, प्लीडलिंग क्या होता है? नया वर्ड है, थोड़ा सा इसको देख लो एक बार। अनएक्सपीरियंस्ड, अनएक्सपीरियंस्ड होता है अनुभवहीन, अनुभवहीन आप इसको बोल दो। एनर्वेट, एनर्वेट भी आपकी वर्ब होती है, एनर्वेटेड, एनर्वेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है हतोत्साहित करना, ठीक है, किसी का हौसला कम करना। स्ट्रेंथन, मजबूत करना, मजबूत करना मेरा आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ग्राउंड ब्रेकिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभूतपूर्व होता है वैसे इसका मतलब, अभूतपूर्व मतलब जो पहले चीज यूज की गई थी है ना, उसको नया फॉर्म में एक तरीके से लेके आया जा चुका है। इसको छोड़ ही दो, इसको वो क्या के रूप में मैंने रखना ही नहीं है। स्ट्रेंथन इसका जो है सही आंसर आपको मिल जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आपको इडियम दे रखा है बीट आ डेड हॉर्स। इसके लिए भी ब्लैक बुक की एक सीरीज है, टॉप 200 का वीडियो मैं डाल चुका हूं आपके मोबाइल फोन से जब आपका पीसी खराब हो गया था। तो टू डेड हॉर्स मतलब एक घोड़ा जो है जो मर ही गया है रेस कोर्स में घोड़ा, तो भाई उससे आप कैसे दौड़ करवाओगे? टू रिवाइव अ लॉस्ट कॉज नहीं भाई, टू फ्लॉग एन एनिमल फॉर नो रीजन नहीं, टू ड्वेल ऑन ए टॉपिक दैट इज ऑलरेडी रिजॉल्व और फ्यूटाइल, इन्वेस्ट टाइम इन ए फेलिंग प्रोजेक्ट। गलत बात है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। आप जो है डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, उस टॉपिक को दोबारा उठा रहे हो जिसके बारे में पहले ही बात हो चुकी है, जो पहले रिजोल्व हो चुका है, जो अभी उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब निरर्थक बात करना, निरर्थक बात करना जिसका कोई मतलब नहीं बनता, वो बात आप उठा के खड़ी कर रहे हो, तो इसका मतलब आप बीट कर रहे हो डेड हॉर्स को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? ये मेरा कहता है स्पेलिंग बतानी है आपने। ए पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज। कमेंट बॉक्स में आपने इसका जवाब बताना है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है जो ह्यूमन जो हमारा आदमी है, ये एक ऐसा व्यक्ति होता है, ठीक है, नाउन वर्ड हो गया ये हमारा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सी स्पेलिंग जो है आपकी सही है? ठीक है, ये जो है कौन है? ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ओरिजिन यानी कि जन्म या फिर डेवलपमेंट कैसे हुआ है ह्यूमन सोसाइटीज का, उसके बारे में ये डिस्कशन करते हुए आपको नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 8, ये जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अगेन आपका, या सीक्रेट प्लॉट एंड कॉन्स्पायरेसी, या षड्यंत्र करना, कॉन्स्पायरेसी षड्यंत्र यानी कि जाल बिछाना, जाल बिछाना, ठीक है, जाल बिछाना किसी के पीछे, स्पेशली वन इंटेंडेड टू ओवरथ्रो ए गवर्नमेंट और लीडर, है ना, गवर्नमेंट और लीडर के हिसाब से। कॉप, कॉप का मतलब क्या होता है? तख्ता पलट, तख्ता पलट, ठीक है। केबल, केबल, केबल का मतलब आपका क्या होता है? केबल का मतलब आपका साजिश आपको देखने को मिलती है, कॉन्स्पायरेसी, ठीक है, उसका समझ लेना। इसका मतलब एक तरीके से ये आंसर ही हो जाएगा फिर इसका, ठीक है, आंसर ही हो जाएगा, तख्ता पलट की बात नहीं है यहाँ पे। म्यूटनी क्या है? म्यूटनी होता है आपका विद्रोह, जब कोई विद्रोह करता है किसी के खिलाफ। मैकेनेशन, मैकिनेशन का मतलब क्या होता है? मैकिनेशन का मतलब आपका षड्यंत्र होता है। अब बात जो है आपकी घुस गई है थोड़ी सी डेंजर जोन में। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अ सीक्रेट प्लॉट और कॉन्स्पायरेसी स्पेशली वन इंटेंडेड टू ओवरथ्रो ए गवर्नमेंट लीडर और ए लीडर और गवर्नमेंट, इस चीज ने इसको आंसर आने से रोक दिया। षड्यंत्र किसी के खिलाफ भी हो सकता है, यानी कि मैकिनेशन किसी के खिलाफ भी हो सकती है, लेकिन केबल उसके खिलाफ करते हैं जो क्या करता है, जो एक तरीके से गवर्नमेंट लीडर, गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिशियंस या इस तरीके की जो चीज होती है ना, उसके खिलाफ जो की जाती है, उसके अंदर हम इसको गिनते हैं। ठीक है, ज्यादा मैं इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन जो है दे नहीं पाऊंगा, आपको पता है इस बात का। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कहता है? ये एरर का क्वेश्चन है, सीधा देखते हैं हम। सी इंजॉयज रीडिंग नॉवेल्स, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टू पेंट लैंडस्केप्स ड्यूरिंग हर फ्री टाइम। भाई क्वेश्चन है आपका जबरदस्त, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। एक चीज देखो आप, सी इंजॉयज, ठीक है, रीडिंग। अब देखो इंजॉय, इंजॉय आपकी कौन सी वर्ब है? ठीक है ना, इंजॉय आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। इस चीज को भी छोड़ दो, छोड़ दो इस चीज को। इंजॉय जो है ना, उसके बाद वर्ब का सीक्वेंस देखो, रीडिंग, लिसनिंग
और इसको आप टू पेंट कैसे लिख सकते हो, इसको आपको पेंटिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपका पैरेलल पैरेलल स्ट्रक्चर पैरेलल स्ट्रक्चर चलेगा भाई, ठीक है ना। पैरेलल स्ट्रक्चर एक तरीके से आपका चलेगा। ऑप्शन नंबर 3 सी में दे रखा है, इसमें गलती आपको देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है 10वां। ये क्या कहता है, स्पेलिंग बतानी है। देख लो स्पेलिंग के कितने हैं, 3000 वर्ड्स अलग से करवा रखे हैं आपको, 200 अलग से करवा रखे हैं, और जो 2026 का ब्लैक बुक का एडिशन आ रखा है आपके 3D लर्निंग अकेडमी वाले चैनल पे, तो वहां पे भी आपको करवाया जा रहा है। स्किल IQ पे भी डाल देंगे मैराथन के रूप में बनाने के बाद, ठीक है। तो भाई आप सारे सपोर्ट तो करते नहीं हो उनको, वीडियोस को देखते तो हो नहीं, ठीक है, तो वो वाली गलती है। द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट, रिपीटेशन होता है जब सेम कॉन्सोनेंट का साउंड का एट द बिगिनिंग ऑफ नेबरिंग वर्ड्स, उसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं हिंदी में। अनुप्रास अलंकार, जिसको हिंदी का थोड़ा सा ठीक ठाक नॉलेज है। तो एलिट्रेशन, ये भी स्पेलिंग वैसे आपको बतानी चाहिए लेकिन मुझे बताना ही पड़ेगा, इसका आंसर तो मैं डिस्कशन कर ही लेता हूं। इसमें भी गलती है, इसमें भी गलती है, इसमें भी गलती है, ये वाला आपका सही बच जाता है। ALLITRATION तो आसान होता ही है, बस ये ध्यान रखना ALLI होता है और TERA होता है। TION में कोई गलती नहीं आपको देखने को मिलती है, या आप ढूंढोगे दीवा लगा के भी ढूंढोगे तो भी आप गलती ढूंढ नहीं पाओगे, ऐसे दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये है 11वां क्वेश्चन। ये क्या कहता है, ये कहता है कि वॉइस का क्वेश्चन हूं मैं, ढूंढो मेरे अंदर गलती क्या है। ढूंढ लेंगे भाई। द डिसीजन वॉज मेड, वॉज वर प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको रिवर्स में लेके जाओगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढनी है आपने। बाय द मैनेजमेंट, ये आपका पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, आपने रिवर्स में करना है तो एक्टिव वॉइस में आपने जाना है, ठीक है। टू क्लोज द ब्रांच ऑफिस, तो आपका द मैनेजमेंट जो है आपका सब्जेक्ट होएगा। द मैनेजमेंट मेक्स, गलत। द मैनेजमेंट मेड, वेरी गुड। द मैनेजमेंट हैड मेड, गलत। द मैनेजमेंट टू क्लोज, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सीधा सीधा आंसर हो गया, आप इसको लगा के जा सकते हो। समझने हैं सर, मेरे को तो समझना है, समझा दो थोड़ा सा। द डिसीजन वॉज मेड, वॉज मेड को मैं किस में करूंगा, सेकंड फॉर्म में चेंज करूंगा, ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में, ठीक है। द डिसीजन सॉरी द मैनेजमेंट मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद मैंने जो वॉज मेड है उसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया, मेड में। क्या, डिसीजन टू क्लोज द ब्रांच ऑफिस, यूं का यूं लिखना है, पीछे कोई चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात भी मुझे नहीं लगती कि है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये क्वेश्चन आता है बोल्ड या अंडरलाइन कर रखा है सेगमेंट, उसको रिप्लेस करना है जो नीचे ऑप्शन दे रखे होंगे उसमें से किसी के साथ, ठीक है। कोई गलती है तो, गलती तो 100% है क्योंकि नीचे ऑप्शंस जो है अलग अलग लिख रखे हैं, ठीक है। बाय द टाइम वी फिनिश डिनर द गेस्ट हैड ऑलरेडी लेफ्ट, हैड के साथ जब आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो पहले वाले पोर्शन में, ठीक है, तो पहले वाले पोर्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करके दिखाइयो, और ये आर्टिकल का क्वेश्चन दे रखा भाई, आर्टिकल का क्वेश्चन। शी वांट्स टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी, क्योंकि पार्टी जो है ना वो पर्टिकुलराइज्ड सेंस में हो जाएगी, ठीक है। और कार, कोई भी कार वो खरीदना, सॉरी कार नहीं ड्रेस है ड्रेस है भाई, कोई भी वो नई ड्रेस खरीदनी है उसको, कोई भी, इसका मतलब यहाँ पे कोई हो जाएगा, अननोन है वो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पे है। द नहीं आएगा पहले, एन नहीं आएगा, आ सकता है, एन यहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखना भाई एक बार क्या कहता है, ये आपका होमोनियम का क्वेश्चन दे रखा है। ये क्या कहता है, द गार्डन वॉज फुल ऑफ फ्रेग्रेंट रोज, यहाँ पे रोज का मतलब क्या है, गुलाब का फूल, गुलाब का फूल, ठीक है। ब्लशेस, उसकी महक आती है। सी रोज अर्ली टू वॉच द सनराइज, यही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो रोज है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख रही है, किसकी, राइज की, राइज, रोज, और थर्ड फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता रहे हो। अ सिंगल रेड रोज, यहाँ पे भी रोज गुलाब का फूल है। ही गिफ्टेड हर ए बॉकेट ऑफ व्हाइट रोजेज, यहाँ पे भी गुलाब का फूल है। द रोज प्लांट, यहाँ पे भी गुलाब का फूल है। तो ऑप्शन जो 3 है वो सेम है और पहले में ही आपका आंसर आपको
दे रखा था, इसलिए हमने उसको आंसर मार्क करके आगे हम चल पड़ते हैं ताकि हम स्पीड से अपने शिफ्ट्स को कर सकें। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, यानी कि आपका नरेशन का क्वेश्चन दे दिया। द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब दे रखा है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच दे रखा है। बी अटेंटिव व्हाइल सॉल्विंग इक्वेशंस, देखो सबसे पहली बात तो क्या है, यहाँ पे आपका इंपेरेटिव सेंटेंस दे रखा है। जब आप इंपेरेटिव सेंटेंस को जोड़ते हो तो टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जोड़ते हो। यहाँ पे मैंने बी क्यों लिख दिया पता नहीं, टू प्लस के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आप इसको जोड़ते हो, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या करना है, सैड टू को, यहाँ पे क्या है मेरा, सैड टू को किस में चेंज करना है, बी अटेंटिव व्हाइल सॉल्विंग द इक्वेशंस। टीचर ने क्या किया, रिक्वेस्ट की है, बिल्कुल भी नहीं करी। टीचर ने बताया है, नहीं 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 बताया। टीचर ने क्या किया है, उनको केयरफुल रहने के लिए कहा है। सैड किया नहीं, टीचर ने एडवाइस किया है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा वैसे ही आंसर आ गया। फिर तो ऑप्शंस के माध्यम से जाने से भैया, अगर आपने ठीक पढ़ रखा है, ठीक ठाक पढ़ रखा है, तो आप है ना आसानी से चीजों को ढूंढ सकते हो। कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं है कि आपको आनी चाहिए, ठीक है, ओके। अच्छा, जब भी हम इनको इंपेरेटिव सेंटेंसेस को जब हम चेंज करते हैं ना, तो उसमें ना आप सैड टू को किस किस में चेंज कर सकते हो, सैड टू को आप एडवाइज्ड में चेंज कर सकते हो, आप सैड टू को और किस में चेंज कर सकते हो, क्या होते हैं जो भी मतलब बताया जाए, टोल्ड में चेंज कर सकते हो, सजेशन हो सकता है आपका, इंस्ट्रक्टेड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पास्ट में है ना सैड टू, तो ये जो है आपके हो सकते हैं। मतलब जिस भी तरीके की बात, उसी तरीके से आपको उसका जवाब देना है। अब सर एक बार बना के तो देखना था ये, द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स, इसका हो गया द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स। फिर मैंने क्या करना है, बी अटेंटिव लिख रखा है ना, वहां पे वैसे ही बी दे रखा है, ठीक है ना, वहां पे वैसे ही बी दे रखा है, मैं उसको वर्ब की फॉर्म के रूप में ले लेता हूं। इसको मुझे जोड़ना किसके साथ है सर, मुझे इसको जोड़ना है टू के साथ। तो बी दे रखा है तो मैं इसको छोटा बना के लिख देता हूं ना, टू बी के साथ मैंने जोड़ दिया। अटेंटिव व्हाइल सॉल्विंग द इक्वेशन, सेम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अच्छा क्वेश्चन था, आसान भी था, अच्छा भी था, दोनों ही बातें आप यहाँ पे बोल सकते हो। एक और इडियम दे दिया, इन द डार्क, अंधेरे में। अब अनेबल टू सी फिजिकली, अनअवेयर ऑफ द ट्रू फैक्ट्स एंड डिटेल्स अबाउट समथिंग। ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही आंसर है, ठीक है। और इसमें ज्यादा टाइम खपाने वाली बात मुझे लगता नहीं है कि है, जरूरत नहीं है इतना टाइम हमें वेस्ट करना चाहिए इनके ऊपर, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 की बात करो, ये क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ पर्सन हु एक्सेसिवली कंसर्न्ड विद माइनर डिटेल्स और रूल्स। भाई क्या होता है, कई बार कई व्यक्ति क्या होते हैं जो छोटी छोटी डिटेल के ऊपर और एक एक रूल के ऊपर बिल्कुल क्या हो जाते हैं, बिल्कुल चिपक जाते हैं। तो उस प्रकार के व्यक्तियों को हम क्या बोलते हैं, कट्टर, ठीक है ना। कट्टर हिंदू आजकल देखा होगा आपने, काफी फेमस होता है ना। वो व्यक्ति कट्टर हो जाता है एक तरीके से। तो वो कौन होता है, वो पीडेंट होता है। पीडेंट का मतलब होता है कट्टर। वो बिल्कुल स्टिक हो जाता है, उस चीज के ऊपर चिपक जाता है, उन रूल्स के ऊपर। फिलिस्तीन आपका होता है गवार, मूर्ख, अनपढ़, ठीक है। अल्ट्रिस्ट होता है आपका परोपकारी, कौन होता है, परोपकारी। डेलेटेंट, बड़ा अच्छा जो है आपका ये एक तरीके से आपको जो है ये वर्ड एक तरीके से दे रखा है, ठीक है। अच्छा, इसका फिलिस्तीन का एक और लिख लो, याद आ रहा है थोड़ा सा, जो जिसके अंदर संस्कृति नहीं है, संस्कृतिहीन, बर्बर, बर्बर भी लिख सकते हो, ठीक है। जिसको मतलब ज्ञान ही नहीं है किस चीज का, वो है। अच्छा, डेलेटेंट की बात कर रहे थे, इसका मतलब होता है शौकिया, शौकीन बोल सकते हो, शौकिया लिख लो, इसको एडजेक्टिव के फॉर्म में लिख लो। 18 नंबर क्वेश्चन है, इडियम अगेन। इसमें तो 3 दे दिए भाई। टू ओपन ए पेंडोराज बॉक्स है। देखो क्या होता है, इसके पीछे भी कोई स्टोरी मिलेगी जरूर, मैंने स्टोरी नहीं पढ़ी लेकिन इसका मीनिंग जरूर ध्यान है मुझे अच्छे तरीके से। टू अनरियलाइज ए मल्टीट्यूड ऑफ ट्रबल्स टू सॉल्व ए लॉन्ग स्टैंडिंग मिस्ट्री, टू रिवील अ प्लेजेंट सरप्राइज, टू डिस्कवर एंशिएंट सीक्रेट्स। देखो सबसे पहली बात क्या है, इसमें है ना कुछ ऐसा होता है जिसमें हम ट्रबल में पड़ने वाले होते हैं और उस चीज को हम आ बैल मुझे मार वाली बात कर लेते हैं, तो हम ऐसा कर देते हैं। टू
लीस टू अनलीस ए मल्टीट्यूड ऑफ ट्रबल्स, मतलब आ बैल मुझे मार, जानबूझ के हम समस्या जो है ना उनका पोटला खोल लेते हैं। ओके, ये वाली बात आपको देखने को मिल जाती है। आगे चलो, 19th क्वेश्चन क्या कहता है। ये अगेन आपका नरेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमें डिसाइड करना होगा। देखने से मुझे लग रहा है कि ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है और इनडायरेक्ट मुझे इसका बनाना पड़ेगा। चलो देखो, सी सैड टू मी, सैड टू को मैं टोल्ड में चेंज करता हूं। यहाँ पे सब आस्क्ड दे रखे हैं तो आस्क्ड में चेंज हो गया मेरा, क्योंकि मेरा यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है। वेयर के साथ मुझे जोड़ना है। सी आस्क्ड मी वेयर, अब मैं जाता हूं यू मेरा सेकंड पर्सन है, मी के पास जाऊं तो मैं आई आएगा, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। हैड मुझे पहले लेके नहीं आना है, आई। उसके बाद हैव प्लस कैप्ट दे रखा है तो इसको मैं हैड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देता हूं। आई हैड कैप्ट हर हर नोटबुक। वैसे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, माई को हर में चेंज करेंगे ना, उसकी बुक नोटबुक की बात है यहाँ पे हो रही है। आई पर्सनल प्रोनाउन को ध्यान रखना शुरू कर लो। वो टेबल अगर आपके पास नहीं है तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में टेबल नहीं हो सकती, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे कमेंट बॉक्स में टेबल हो सकती है। ठीक है, लेकिन चलो फिर भी जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है ना उनका बेस्ट यूज कर लो भाई, नहीं तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं फिर हमारी। ठीक है ना, ओके। चलो देखना एक बार फिर आगे क्वेश्चन है 20th। ये क्या कहता है, ये जो है मेरा करेंट ऑर्डर में मेरे को ले गया ना, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत लिख रहा है फिर मेरे हिसाब से। रेगुलर एनालिसिस, अच्छा, ऑफ दिस फीडबैक ये कह रहा है तो इसका मतलब मेरा ये पहले नंबर पे नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ो इसको पहले, हाईलाइटर ले आओ। रेगुलर एनालिसिस ऑफ दिस फीडबैक हेल्प्स कंपनीज रिफाइन देयर ऑफरिंग्स, मतलब जो भी वो ऑफर दे रहे होते हैं उनका रेगुलर नियमित जो आंकलन होगा उसका फीडबैक जो है उनको हेल्प करता है कंपनीज को, उनके उनके जो अपने क्या बोलते हैं उनको ऑफर्स, या फिर ये बोल सकते हो आप लोग जो भी वो काम करे उनको रिफाइन करने में आगे, मतलब किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाने में मदद कर सकता है। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज अ क्रिटिकल मेट्रिक फॉर बिजनेस सक्सेस। कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन होता है ना वो सबसे पहली जो चीज होती है बिजनेस की सक्सेस। ठीक है, अगर आपका कस्टमर सुखी है ना, खुश है ना आपकी जो क्या बोलते हैं सर्विसेज से, तो भाई सब कुछ सही है। मेरे हिसाब से ये पहले नंबर पे हो सकता है। इट ऑफन इन्वॉल्व्स सर्वेज, इसके लिए आप सर्वे कर सकते हो, डायरेक्ट इंटरव्यू कर सकते हो, सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग भी कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट को लेके कि आप जो भी प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट आप बना रहे हो तो उसको लेके आप एक कैंपेन शुरू कर सकते हो जिससे आपको पता लग सकता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे भी चीजें उस लेवल पे चलती है। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, कस्टमर की नीड को समझना, प्रीफरेंसेस को समझना, देयरफॉर पैरामाउंट, वो जो है आपको आकाश में लेके जाने वाली चीज एक तरीके से हो सकती है। तो मेरा ये पहले नंबर पे नहीं हो सकता, चौथा मैं इस ऑप्शन को काट देता हूं। तीसरा मेरा पहले नंबर पे नहीं हो सकता, इस ऑप्शन को काट देता हूं। दूसरा मेरा पहले नंबर पे हो सकता है, हो सकता है नहीं है, कंफर्म हो गया है ये, क्योंकि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है जो वो पहली सक्सेस की पहली सीढ़ी है। इट ऑफन इन्वॉल्व्स सर्वेज, मेरे हिसाब से ये दूसरे नंबर पे ही रहेगा। दूसरे के बाद तीसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अच्छा फिर जोड़ना एक बार, फिर चौथा अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड, ना भाई ना 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 ना, इसको भी छोड़ दो, चौथा ठीक रहेगा। दूसरे के बाद चौथा है। अच्छा, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अंडरस्टैंड करना है कि कस्टमर की जरूरतें क्या है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, उसके बाद आपको ऑफर करना मतलब उसको आप कैसे जान सकते हो ये बताया है कि उसको आप जान सकते हो, सर्वे कर सकते हो, इंटरव्यू कर सकते हो, सोशल मीडिया कैंपेन कर सकते हो। फिर रेगुलर एनालिसिस भी करना है आपने, जो भी आपको फीडबैक मिला है, जो भी आपको रिजल्ट्स मिले हैं ना, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने रेगुलर इंटरवल पे आपने जांच पड़ताल जरूर से एक तरीके से करनी है, तभी आप जो है चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाओगे, रिफाइन कर पाओगे अपनी चीजों को। ऑप्शन जो है आपको, आपके आंसर जो है आपको आपका मिल गया है। अच्छा, अब आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है भाई 21 से 25 तक, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, हाइलाइटर उठाने की कोशिश करते हैं। ये आपका सबसे पहले तो बता दूं भाई लैंग्वेज के ऊपर है कि जो भाषा है ना आपकी वो क्या रोल प्ले करती है। ठीक है, भाषा का रोल प्ले क्या है, और ड्यूरिंग जो चेंजेस होते हैं सोसाइटी के अंदर, जो भी परिवर्तन होते रहते हैं, तो उसी तरीके से भाषा में भी परिवर्तन आते हैं। ठीक है, जैसे आजकल सोशल मीडिया की जो लैंग्वेज है वो किस तरीके की है,
जेन जीज का जो आपको देखने को मिलता है किस तरीके का है, हम वाई में आते हैं तो हमारा किस तरीके का लैंग्वेज है ना, आगे जो अल्फा वाले हैं उनका किस तरीके का लैंग्वेज होगा। तो भाषा को अपने तरीके से मॉडिफायर किया जा सकता है और चलते रहते हैं चेंजेस भाषाओं में, तो ठीक है, ओके है ना बात। तो फिर इस तरीके से हम चलते हैं और फिर आगे लेके बातों को चलते हैं। चलो देखो, पढ़ो पहले पैसेज को पढ़ो, उसके बाद जो आगे चीजें चलेंगी। लैंग्वेज एज अ लिविंग सिस्टम मिरर द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, थॉट एंड कल्चर। देखो भाषा जो है ना, वो एक जीवित प्रणाली के रूप में काम करती है ह्यूमन सोसाइटी के लिए, हम हमारे समाज के लिए, और विचार और संस्कृति के विकास को एक तरीके से हमारे सामने एक दर्पण की तरीके से लेके आती है। इट कॉन्स्टेंटली एडेप्ट्स न्यू कॉन्टेक्स्ट रिफ्लेक्टिंग द वैल्यूज एंड इनोवेशंस ऑफ ईच इरा। ईच इरा, ये इस पे ध्यान दो, मतलब जब जो भी युग आता है उस युग के हिसाब से भाषा अपने आप को एडेप्ट करती रहती है। नए नए जो कॉन्टेक्स्ट आते हैं, रिफ्लेक्शन जो इसके ऊपर पड़ते हैं, वैल्यूज के लगा लो या इनोवेशंस लगा लो, जो भी होते रहते हैं, तो उसके हिसाब से जो भाषा है ना अपने आप को अकॉर्डिंग टू एरा, है ना, अकॉर्डिंग टू युग अपने आप को चेंज करती रहती है, दिखती है। अनलाइक स्टैटिक सिंबल्स, उसमें वर्ड्स poses an inherent flexibility that allows them to gain fresh meanings, discard outdated ones and reshape themselves to suit changes human experiences। जबरदस्त बात लिख रखी है वैसे तो भाई। देखो क्या है कि कई बार क्या होता है कि जैसे एक ए फॉर एप्पल या इस तरीके से जो सिंबल्स हैं या बहुत सारे फ्रेश मीनिंग्स हैं, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स बन जाते हैं, फिर वर्ड्स के जो स्पेलिंग्स होते हैं उसमें चेंजेस करने को मिल जाते हैं कई बार, ठीक है ना। जैसे आप कई बार देखते होंगे कि गुड को जी डी लिख देते हैं, गुड को जी डी लिख देते हैं, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग में स्पेलिंग में चेंज कर दिया। तो जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है ना, तो जो पुरानी चीजें थी उनको जो है आउटडेटेड जो चीजें थी उनको एक तरीके से लैंग्वेज छोड़ देती है, और जो नई चीजें है ना उनको एक तरीके से गेन कर लेती है। तो ये बात आपको लैंग्वेज के अंदर जाहिर सी बात है देखने को मिलती है। The rise of digital communication has accelerated this linguistic evolution, blending written and spoken forms unprecedented ways। देखो ये तो बात है ही भाई, ये तो चीज है ही। जैसे जैसे डिजिटल जो कम्युनिकेशन है वो बढ़ता जा रहा है, डिजिटल जो कम्युनिकेशन है ना वो बढ़ता जा रहा है, जो लिंग्विस्टिक है वो जो है अपने हिसाब से जो चीजों को आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और दूसरा जो ये भाषा का जो क्या बोलते हैं डेवलपमेंट, उसको और ज्यादा तेज जो है डिजिटल जो क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन ने कर दिया है, चाहे वो आपका आपका रिटन फॉर्म हो, चाहे वो आपका स्पोकन फॉर्म हो, बोलना मौखिक या लिखित। हाँ ये दो बात है, मौखिक या लिखित रूप जो है ना उनके अंदर जो है उनको एक तरीके से ब्लेंड कर दिया है, मिला दिया एक तरीके से। अच्छा फिर उसमें एब्रीविएशंस का भी रोल रहता है, शॉर्ट फॉर्म्स का, ठीक है, जो वो शॉर्ट फॉर्म सी थी वो जो जी डी गुड मॉर्निंग है ना। इमोजीज का बहुत ज्यादा रोल रहता है, आजकल जो चैट करते हैं हम लोग सोशल मीडिया पे, है ना, इमोजीज के जरिए जो चीजों का मूड का इस तरीके से पता चलता रहता है। इनफॉर्मल जो एक्सप्रेशंस होते हैं हैव बिकम इंटीग्रल टू मॉडर्न कम्युनिकेशन। आज के समय पे जो इमोजीज हो गए, एब्रीविएशंस हो गए या इनफॉर्मल जो एक्सप्रेशंस हो गए, उनका जो है बहुत ज्यादा रोल हो गया है, इंटीग्रल रोल हो गया है आज के मॉडर्न आधुनिक जो कम्युनिकेशन है, संचार, वेरी गुड, संचार में, ठीक है, रीसेप कर रहे हैं हाउ पीपल कन्वे टोन, किस तरीके से बातचीत होएगी, इमोशंस क्या होंगे, न्यूसेंस जो है किस तरीके से कैसे जो है आगे की तरफ जो है चलने वाला है, ठीक है। एक से एक छोटी चीज के ऊपर जो है ध्यान दिया जाता है। while some view these shifts as a decline in linguistic standards or threat to grammatical purity, others interpret them as evidence of language vitality। देखो एक बात तो है ही, ये बात तो हम लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जहां पे कुछ लोग इन ये जो चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, भाषा के मानकों में गिरावट मानते हैं इसको, या फिर व्यावहारिक जो व्यावहारिक नहीं आप इसको बोल सकते, इसको बोलना है आपने ग्रामेटिकल, ये ग्रामर के लिए खतरा है, क्योंकि ग्रामर के अकॉर्डिंग आज के टाइम पे जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज जैसे इंग्लिश को ही ले लो, ठीक है, इंग्लिश को ले लो आप लोग, इंग्लिश क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश को ले लो। आज के टाइम पे ग्रामर की तरफ इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बस आप अपनी बात को
कन्वे कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, सामने वाले को अपनी बात समझा पा रहे हो कि नहीं समझा पा रहे हो, इस तरीके की चीजें आपको देखने को जरूर से मिलती हैं और इस कारण से वो जो है ना ग्रामर के ऊपर खतरा जो है आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ओके। The continual adaptation of vocabulary and structure illustrates that language, far from weakening, grows stronger through innovation। देखो ये तो चीज है, ये एक के बाद एक लाइन जो बहुत अच्छी लिख रखी है, ऐसी बात नहीं है। राइटर ने अपने जो विचार है ना वो लिख रखे हैं, हालांकि राइटर ने जो लिख रखा है ये जो आपका पैसेज है उसको मतलब उसके अंदर देखने को मिल रहा है कि राइटर जो है ना पक्ष में है, जो ये चेंजेस आपको अभी देखने को मिल रहे हैं इन सब चेंजेस के। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें बात क्या की हम लोगों से, इसमें इन्होंने बताया द कंटिन्यूअल एडेप्टेशन ऑफ वोकैबुलरी, मतलब जो लगातार हम नए नए जो शब्द बनते आ रहे हैं उसमें वोकैबुलरी में जो एडेप्टेशन हो रहा है, हम जो स्वीकार कर रहे हैं, और स्ट्रक्चर जो इलस्ट्रेट किए जा रहे हैं, स्ट्रक्चर संरचना जो लगातार बदलती जा रही है किसी भी लैंग्वेज की, फार फ्रॉम वीकनिंग, वीकनिंग मतलब कमजोरी से होने की बजाय जो नई चीज है ना वो उसमें बढ़ रही है और ज्यादा स्ट्रोंग हो रही है, किसके द्वारा, इनोवेशन के द्वारा, जो नई नई खोजें जो लैंग्वेज के अंदर आपको देखने को मिल रही हैं उनके कारण। जस्ट एज सोसाइटीज इवॉल्व टू मीट न्यू रियलिटीज, जिस तरीके से समाज जो है नई नई चीजों से, वास्तविकताओं से मिल रहा है, सो टू डज लैंग्वेज ट्रांसफॉर्म टू रिफ्लेक्ट टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, इमोशनल डेवलपमेंट्स। उसी प्रकार से, जस्ट उसी प्रकार से जो लैंग्वेज है ना वो भी परिवर्तनशील हो रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है टेक्नोलॉजी को, कल्चर को रिफ्लेक्ट कर रही है, और इमोशनल जो डेवलपमेंट्स होते हैं उनको भी रिफ्लेक्ट एक तरीके से कर रही है। इट्स स्ट्रेंथ लाइज नॉट रेसिस्टिंग चेंज, उसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो हमेशा चेंज में रहते रहना ही, मतलब जो चेंज हो रहे हैं उसका विरोध करने में मतलब कोई फायदा लगता नहीं है, बट इन एब्जॉर्बिंग इट, परंतु इसको जो अगर हम यदि हम इसको स्वीकार कर लें, एंश्योर कर लें दैट कम्युनिकेशन रिमेन्स मीनिंगफुल एंड रेलेवेंट अक्रॉस जनरेशंस। अगर देखो एक बात देखो, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से कुछ ना कुछ चेंज लेके आती है, आईक्यू लेवल का चेंज देखने को मिलता है आपको, लेकिन जो ये कम्युनिकेशन जो जरिया है लैंग्वेज का जो ये बदल रहा है, इसको आपको एडेप्ट करना चाहिए। अगर आप इसको एडेप्ट कर लोगे ना तो इससे है ना और भी जो आने वाली जनरेशन है ना उनके लिए मीनिंगफुल, और जो कम्युनिकेशन है ना उनके लिए मीनिंगफुल और रेलेवेंट एक तरीके से रहेगा आने वाली जनरेशन के लिए। ठीक है ना। अच्छा, आगे देखना, अल्टीमेटली लैंग्वेज endures because it mirrors the adaptability of human mind itself, always seeking new ways to express through thought and connection। देखो एक चीज है, लास्ट में बोला गया है कि अंततः आप ये बोल सकते हो कि भाषा इसलिए जिंदा रहती है क्योंकि वो अपने जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो उसका माइंड है, आदमी का जो दिमाग है, उसके अंदर जो अनुकूलनशीलता है उसको एक तरीके से मिरर के जैसे दिखाती रहती है, बिंबित करती रहती है, उसको बार बार दिखाती रहती है, उसके बारे में बार बार जो है एक तरीके से क्या करती रहती है, एक्सप्रेस करती रहती है उसको, और उसके थॉट और कनेक्शंस को लगातार जो है बताती रहती है, रिलेट जो है एक तरीके से करती रहती है, उसके जो विचार हो गए या फिर उसका जो कनेक्शन क्या है एक चीज से दूसरी चीज के साथ। ठीक है ना, इस तरीके से उनके जो नए नए आइडियाज हैं, नई नई चीजें जो है उनको एक तरीके से उनकी खोजबीन जो है एक तरीके से करती रहती है। ठीक है, इस तरीके की बातें आपको इसमें देखने को मिलती है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो उन क्वेश्चंस को हमें डिफाइन करना होगा। 21st क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। सेंट्रल आइडिया क्या है पैसेज का, लाइक लैंग्वेज मस्ट रिमेन अनचेंज्ड टू प्रिजर्व इट्स कल्चरल वैल्यू, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लैंग्वेज अलाउज इट टू सर्वाइव एंड स्टे रेलेवेंट, डिजिटल कम्युनिकेशन हैज वीकन्ड द पर्पस ऑफ लैंग्वेज। ये तो गलत ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसको तो सही हम कर ही नहीं सकते भाई। वर्ड्स शुड रिटेन देयर ओरिजिनल मीनिंग्स टू एंश्योर क्लैरिटी, ये भी बिल्कुल गलत है। पहले वाला क्या कहा, लैंग्वेज मस्ट रिमेन अनचेंज्ड, लैंग्वेज अनचेंज्ड नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। फ्लेक्सिबिलिटी जो लैंग्वेज के अंदर होगी वो अलाउ करती है सर्वाइव करने में, किसको, लैंग्वेज को सर्वाइव करने में और रेलेवेंट रहने के लिए, क्योंकि लैंग्वेज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो अगली जो जनरेशन है ना उस लैंग्वेज को नहीं अपनाएगी, किसी दूसरी लैंग्वेज को अपना लेगी और वो लैंग्वेज जो है खत्म हो जाएगी।
अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ हैज डिजिटल कम्युनिकेशन लैंग्वेज इन्फ्लुएंस, हाउ इन्फ्लुएंस कैसे करती है, मतलब डिजिटल लैंग्वेज, ठीक है, सोसाइटी को, नहीं, डिजिटल कम्युनिकेशन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ हैज इन्फ्लुएंस्ड, यहाँ पे होना चाहिए था इन्फ्लुएंस, ठीक है। डिजिटल कम्युनिकेशन जो है कैसे इन्फ्लुएंस करता है लैंग्वेज को, कैसे करता है भाई? इट हैज रिस्ट्रिक्टेड द क्रिएटिव यूज ऑफ वर्ड्स, बिल्कुल गलत बात है ये, इसका कोई मतलब नहीं बनता। इट हैज मेड रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज मोर डिस्टिंक्ट, नहीं, ये गलत बात है। इट हैज ब्लेंडेड रिटन एंड स्पोकन फॉर्म्स थ्रू द न्यू सिंबल्स और एब्रीविएशंस, बस आगे जाओ ही मत, ये है, ये जो आपके पैसेज में भी आपको देखने को मिला था, यहाँ पे भी देखने को मिल गया। मतलब जो लिखित रूप है और जो मौखिक रूप है बोलने का, जो दोनों फॉर्म्स हैं एक लैंग्वेज की, वो जो है नए सिंबल्स के साथ और एब्रीविएशंस के साथ और ज्यादा जबरदस्त हो जाते हैं। तो इसलिए जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज जो है ना, वो डिजिटल कम्युनिकेशन के साथ जो है क्या होती है, प्रभावित बिल्कुल होती है, इस तरीके से होती है। अगला क्या है? व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई बाय स्टैंडिंग दैट लैंग्वेज मिरर्स द एडेप्टेबिलिटी ऑफ ह्यूमन माइंड, मतलब राइटर ने ऐसा क्यों कहा कि लैंग्वेज जो है ना एक मिरर है एडेप्टेबिलिटी का, किसका? ह्यूमन माइंड का। ऐसा क्यों कहा था? ऐसा इसलिए कहा, ई क्यों लिख दिया भाई आपने, ए लिखा। लैंग्वेज चेंजेस ओनली व्हेन पीपल चेंज देयर वैल्यूज, लैंग्वेज चेंज होती है जब पीपल अपनी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, नहीं, ऐसा कुछ तो पैसेज में आया भी नहीं था। लैंग्वेज इवॉल्व करती है बिकॉज ह्यूमंस आर कैपेबल ऑफ इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो बात बिल्कुल सही है, ये सही बात हो सकती है, बट दो ऑप्शंस और है मेरे पास, मुझे पढ़ना पड़ेगा। चेंज फॉलोज स्ट्रिक्ट, नहीं। अडेप्ट्स ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, नहीं। अगर ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो जो नए इनोवेशन हुए हैं लैंग्वेज के अंदर, उनको ऑटोमेटिकली अडेप्ट नहीं किया जा सकता, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, तभी होंगे उसके अंदर। ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही है। लैंग्वेज इवॉल्व करेगी, कब करेगी? जब ह्यूमन उसको एक्सेप्ट करेगा, उसके अंदर जो इनोवेशंस या फ्लेक्सिबिलिटी जो भी होती है ना, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी वो बात सही से बनेगी। फ्रेज है इसमें लिंग्विस्टिक प्योरिटी, उसको यूज किया गया है पैसेज में क्या बताने के लिए? क्या बताने के लिए यूज किया है? मेंटेनिंग ट्रेडिशनल फॉर्म्स एंड अवॉइडिंग मॉडर्न वेरिएशंस, एनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड इन कम्युनिकेशन, यूजिंग मिक्स लैंग्वेज एक्सप्रेशन, ये तो गलत ही है। प्रमोटिंग सिंप्लिसिटी इन स्पीच, ये भी गलत है। एनकरेजिंग क्रिएटिविटी इन कम्युनिकेशन, नहीं, हाँ सही बात है। लिंग्विस्टिक प्योरिटी किसमें है? जब हम एनकरेज करेंगे क्रिएटिविटी को कम्युनिकेशन के अंदर। वेरी गुड, पहला ऑप्शन भी गलत है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही एक तरीके से हो जा रहा है। नहीं, एक बार लेट मी थिंक अगेन, मुझे लगता है मैं गलती कर गया, यहाँ पे सोचना पड़ेगा भाई थोड़ा सा इसके बारे में। लिंग्विस्टिक प्योरिटी कहाँ पे आया था ये पैसेज पे? चलो ना एक बार, लिंग्विस्टिक प्योरिटी के बारे में कहाँ पे बात की थी इसने? लिंग्विस्टिक प्योरिटी, मिल नहीं रहा है, अब दिखेगा नहीं। एडेप्टेबिलिटी, लिंग्विस्टिक प्योरिटी, ऊपर से लेके आते हैं हम, ठीक है ठीक है। इनहेरिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। कम्युनिकेशन, अच्छा, हाँ समझ में आया। लिंग्विस्टिक स्टैंड्स टू थ्रेटेड कम्युनिकेशन प्योरिटी, ये रहा। while some view these shifts, ये जो shifts होंगे वो एज ए डेकेलिन इन लिंग्विस्टिक स्टैंडर्ड्स में डेकेलिन करेंगे और थ्रेट होंगे ग्रामेटिकल प्योरिटी के लिए। अच्छा, इसको इस तरीके से लेना है, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा था? 24, ओके ठीक है। देखो क्या कहा है इसने कहा है लिंग्विस्टिक प्योरिटी के हिसाब से मेंटेन करने के लिए ट्रेडिशनल फॉर्म्स और अवॉइड करेंगे मॉडर्न वेरिएशंस। ये सही होएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लिंग्विस्टिक प्योरिटी वाली जब बात आई थी ना वहां पे, तो वहां पे ग्रामर को खराब करने वाली बात आई थी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है। ओके, ये एनकरेज नहीं करेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन को एनकरेज करेगा, ये बात सही है, अकॉर्डिंग टू पैसेज ये बात सही है, लेकिन पैसेज में ही हमें बताया है कि ये ग्रामर को खराब करने वाली बात है। आपने मतलब
ज्यादा ग्रामेटिकल नहीं चलेंगे इसमें, है ना, ये वाली बात। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये बनाए नहीं है आपने अभी तक, चलो कोई बात नहीं। 25th, ये क्या है? फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड लिंग्विस्टिक चेंज। लिंग्विस्टिक चेंज के अंदर ऑथर जो है क्या कहता है? ऑथर क्या कहता है? क्रिटिकल करता है, इंडिफरेंट रहता है, इंडिफरेंट नहीं है, एप्रिशिएटिव है, एप्रिशिएटिव ही है, वो एप्रिशिएट करता है इस एफर्ट को, पैसिमिस्टिक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्रिटिकल आलोचना करता ही नहीं, वो तो आलोचना करता ही नहीं है। राइटर, राइटर तो टोटली चेंज के पक्ष में है, ठीक है ना, चेंज के पक्ष में है राइटर। राइटर मना ही नहीं कर रहा भाई, राइटर तो मान रहा है सबकी बात को, ठीक है, ओके। अच्छा, इस तरीके से आपका शिफ्ट नंबर 37 आउट ऑफ 48 कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है वीडियो को, जरूर है, ये जरूरी काम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये हम लोगों के लिए, ठीक है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आपने पीडीएफ को जो है डाउनलोड करना है तो आप स्किल लाइक एजुकेशन 3D लर्निंग अकेडमी जींद, ये 2 टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल भी है, इसके साथ साथ राजवीर सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी है जो लगभग 961 पता नहीं कुछ इतने सब्सक्राइबर है, उसके 1K पे भी ले जाओ उसको, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक सब कुछ कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट 38 शिफ्ट के साथ, तब तक बाय बाय।